Hello, Namaskar. So today's topic is charge on conductor. So students, हम लोगों ने पहले जितने भी लेक्चर्स थे उसमें ये देखा था कि जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक शीट या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर या लाइन चार्ज जो था हमने जिसको पढ़ा था वो सब चीजें क्या थी, कंडक्टर नहीं थी, वो क्या थी, नॉन कंडक्टिंग कंडीशंस थी। अब अगर कंडक्टर हो हमारे पास तो उस पर चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, वहां पर हमने बात की थी कि नॉन कंडक्टिंग जो कंडीशंस हैं उनके ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट कंडक्टर के केस में ऐसा नहीं होता। सो जब भी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो कंडक्टर के बाहर की जो सरफेस है सारे का सारा चार्ज क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट ना होते हुए कहाँ आ जाता है, बाहर की सरफेस पे आ जाता है। सो कंडक्टर के जो अंदर का चार्ज है वो क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं रहता। तो ये क्या है, कंडक्टर की एक खूबी है, इसका गुण कह सकते हैं हम लोग कि एक क्वालिटी है कंडक्टर की कि इसको अपने अंदर कोई भी चार्ज नहीं चाहिए होता है। ये जितना भी चार्ज इसके ऊपर डाला जाए ये उस चार्ज को क्या करता है, बाहर की सरफेस के ऊपर के डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सो देखो इस तरह से ये एग्जाम्पल है मेरे पास, जिस तरह से मैंने ये कंडक्टर लिया है, गिलास है कि, और नीचे ये क्या है, एक इंसुलेटर है हमारे पास। क्योंकि देखो इंसुलेटर पर रखेंगे तभी जब इसके ऊपर चार्ज डाला जाएगा तो ये उसके ऊपर क्या है, टिकेगा। अदरवाइज अगर इंसुलेटर ना रखा जाए, इसको कंडक्टर पर रखें, जैसे ये मेरे हाथ में ही है, तो अब क्या होगा, ये सारी का सारा चार्ज जो अगर इसके ऊपर डालते हैं तो वो मेरे बॉडी के थ्रू क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। सो अगर कंडक्टर पे चार्ज को टिकाना है तो मुझे इसको किसके ऊपर रखना पड़ेगा, इंसुलेटर या कुछ चालक पदार्थ के ऊपर रखना पड़ता है। तो देखो अब जब भी इस कंडक्टर के ऊपर एक्सेस चार्ज को डाला जाएगा तो देखो वो चार्ज जो होगा वो सारा इसकी बाहर की जो सरफेस है उस पर आ जाएगा, ना तो अंदर जाएगा ना अंदर वाली सरफेस के ऊपर आएगा। तो देखो इसके अंदर कंडक्टर भी जो है हमें क्या है, पतला नहीं लेना है, थोड़ा मोटा कंडक्टर, मोटी शीट लेनी है जिसके अंदर बाहर और अंदर की सरफेस का डिफरेंस हो थोड़ा बहुत, ताकि तभी पता चलेगा कि अंदर की सरफेस पे और अंदर चार्ज नहीं रहता, सारा चार्ज जो है वो किसके ऊपर आ जाता है, बाहर की सरफेस के ऊपर आ जाता है। सो देखो इस तरह से एक क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, और कि एक व्यक्ति जो कार के अंदर जा रहा है और बारिश के मौसम के अंदर बिजली जो है एकदम से गड़कती है और उसकी कार के ऊपर जो है पड़ती है। सो बिजली क्या है, बहुत सारा स्टैटिक चार्ज है, एक तरह से स्थिर आवेश है जो उसके ऊपर गिरेगा। तो हमें ये बताना है कि उसको क्या करना चाहिए, या तो वो कार से बाहर निकलेगा तब सुरक्षित होगा, या कार के अंदर बैठा होगा तब सुरक्षित होगा। तो हमें ये आंसर देना है कि क्या उसको करना चाहिए। कंडक्टर के बारे में बात की कि सारा का सारा चार्ज जो है वो कंडक्टर की सरफेस पे आ जाता है। सो उसी अकॉर्डिंग हमें उसको ये एडवाइस देनी चाहिए कि वो जो है वो कार से बाहर न निकलकर कार के अंदर ही बैठा रहे, कार को बंद कर दे, उसका इग्निशन ऑफ कर दे और अपने जो हाथ है उसको कार के अंदर कहीं भी टच ना करे, जहां बैठा है वहां बैठ जाए आराम से, और अपने हाथों को क्या रखने, अपनी लैप्स के ऊपर रख ले होगा। अगर वो व्यक्ति ऐसा करता है तो ऐसा करने से क्या होगा कि वो जब भी किसी चीज को नहीं छुएगा कार के अंदर तो उसको जो है चार्ज या शॉक नहीं लगेगा। अदरवाइज अगर उसने किसी चीज को छुआ तो उसको शॉक लग जाएगा, और अगर बाहर भी जाता है तो भी क्या है, बिजली गिरने के चांसेस ज्यादा है। तो कार के अंदर अगर वो रहता है तो वो सुरक्षित महसूस करेगा। क्यों? क्योंकि सारे का सारा चार्ज जो है वो कंडक्टर के अंदर नहीं जाता, अंदर की सरफेस पे बिल्कुल नहीं होता, ना ही उसके अंदर होता है। वो क्या करता है, जितना चार्ज उसके ऊपर डाला जाएगा वो सारे का सारा चार्ज क्या आ जाता है, कंडक्टर की सरफेस के ऊपर आ जाता है। सो इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और ये जो टाइमिंग है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन टाइम ये होता है 10⁻⁹ सेकेंड। ठीक है। इस चीज को बोला जाता है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कि कुछ इस तरह से हमारे पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर देखो इसको ऊपर से अगर बंद कर दिया जाए और कुछ सामान, कुछ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है उसको इसके अंदर रख दिया जाए, तो अगर उनको सेफ रखना है, तो इलेक्ट्रिक शॉक से सेफ रखना है, तो मैं क्या करूंगी, उसको इस तरह के कंडक्टर के अंदर रख देती हूँ, ऊपर से बंद कर देती हूँ। सो इलेक्ट्रिक अगर शॉक है या स्टैटिक चार्ज भी इसके ऊपर जाएगा तो वो इक्विपमेंट जो है वो खराब नहीं होगा। इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोला जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस चीज को सबसे पहले देखा, बट वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसको एक्सप्लेन करने के लिए फेराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, आइस पेल एक्सपेरिमेंट।
आइस पेल का मतलब है कि जहाँ का फैराडे था वहां पर कुछ कंटेनर्स होते थे बर्फ को रखने के लिए, जिनको पेल बोला जाता था। तो उसने क्या किया, कुछ इस तरह से कंडक्टर थे वो, कि उसके अंदर एक बॉल को लटकाया, लेके गया और उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज था, जिस तरह से मान लो ये प्लस चार्ज था, और इसको, इस कंडक्टर को किसके ऊपर रखा गया था, इंसुलेटर के ऊपर रखा गया था। तो जैसे ही वो बॉल को नीचे तक लेके आता है कंडक्टर के अंदर, तो क्या होता है, इंडक्शन के कारण क्या होगा, यहाँ पे इस प्लस, जितना प्लस चार्ज था इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा अंदर वाली जो सरफेस है उसके ऊपर, और प्लस चार्ज जो होगा वो कौन सी सरफेस पे जाएगा, बाहर वाली सरफेस पर हैरानी करने वाली बात ये थी कि जब भी वो इस बॉल को क्या करता है, बिना टच किए, जब तो टच नहीं करता तब तो इंडक्शन हो जाता है इसके अंदर, पर जैसे ही वो इस बॉल को टच करता है इसके साथ, तो क्या होता है, सारे का सारा चार्ज जो था, एक्सेस चार्ज बाहर आ जाता है और अंदर का चार्ज क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो इस चीज को उसने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर के अंदर कुछ इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कि जो अंदर है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, जीरो। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की मनपसंद स्टेट है, जिस तरह से हम थर्मोडायनेमिक के अंदर पढ़ के आते हैं सेकंड लॉ के अंदर, कि नेचर जो है वो क्या करती है, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की ओर जाने का कोशिश करती है। सो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स की भी क्या है, एक स्टेट है, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है। वो स्टेट क्या है कि जैसे ही कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को डाला जाएगा तो वो इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कि अंदर जो कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो, जीरो हो। फैराडे ने इस चीज को प्रूव करने के लिए कुछ इस तरह से एक केस बनाया, कुछ इस तरह से एक बॉक्स बनाया था, ऊपर से बंद था। वो क्या करते थे, इसके अंदर खुद बैठ जाते थे और बैठ करके बाहर से क्या डाला जाता था, इसके ऊपर बहुत सारा स्टैटिक चार्ज डाला जाता था और अंदर उनको कुछ भी नहीं होता था। तो वो इस चीज को प्रूव किया था उन्होंने कि कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है और सारे का सारा चार्ज क्या रहता है उसकी बाहर की सरफेस पे। और इस केज को क्या बोलते थे, वो फैराडे केज बोलते थे। सो इस तरह से मेरे पास एक कंडक्टर है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं रखती हूँ, सो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो इस कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर क्या होगा, फोर्स एक्सर्ट होगा, किस तरफ, इस तरफ। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ जाएंगे और इस तरफ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके ऊपर क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगी, उसकी कमी हो जाती है। सो जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो चार्ज है वो प्लस चार्ज होगा और ये कौन सा है, माइनस चार्ज। और इसके अकॉर्डिंग जो अंदर है वो क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा तो मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। मूव करेंगे तो वो तब तक मूव करते हैं, तब तक ड्रिफ्ट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करना, इलेक्ट्रॉन्स का अपवाह होना, अपवहन होना। सो इलेक्ट्रॉन तब तक क्या करेंगे, ड्रिफ्ट करेंगे, अपवाह करेंगे, जब तक ये दोनों ही वैल्यूज ई और ई डैश का वैल्यू क्या है, सेम नहीं हो जाता, तब तक वो क्या करते हैं, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और अंदर क्या बना लेते हैं। जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तब उनका जो है ड्रिफ्ट करना बंद कर देंगे और इस टाइम जो ई इनसाइड है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास जीरो हो जाता है। अकॉर्डिंग टू कैविटी देखते हैं कि कुछ इस तरह से कैविटी है, जैसे शेल है, मान लो जैसे टायर का शेप है। टायर क्या होते हैं, ऑलमोस्ट कैविटी टाइप होते हैं, ठीक है। कि इसके बीचों बीच अगर कंडक्टर इस तरह से है जिसका क्या होगा, हमारे पास कैविटी है कि ये कंडक्टिंग पार्ट है, ये खाली है और ये बाहर का जो खाली है। सो इसके अकॉर्डिंग इस तरह की कैविटी है, कैविटी के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। तो जैसे इसके ऊपर एक्सेस चार्ज डाला जाएगा तो इस कैविटी के बाहर की सरफेस के ऊपर क्या आ जाएगा, पूरे का पूरा चार्ज आ जाता है। और इसी तरह से अगर एक ट्रिकी क्वेश्चन है कि प्लस क्यू चार्ज इस कैविटी के अंदर है, सो प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है, तो ये क्या करेगा, इंडक्शन के अकॉर्डिंग माइनस चार्ज इस कैविटी की इस सरफेस के अंदर वाली सरफेस के ऊपर रखेगा और प्लस चार्ज जो है उसको कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। तो कंडक्टर अंदर तो प्लस चार्ज होगा नहीं क्योंकि उसको अंदर तो चार्ज चाहिए ही नहीं है। सो वो सारे का सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, प्लस चार्ज जो है वो बाहर चला जाता है। तो ये जो था कंडक्टर के ऊपर एक्सेस चार्ज कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो जो सारा का सारा चार्ज है वो कहाँ पे आ जाता है, बाहर की सरफेस के ऊपर आ जाता है। और इन चीजों को बोला क्या जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। इस चीज को यूज किया जाता है कुछ भी चीजों को सेफ रखने के लिए। जैसे एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, उनको सेफ रखना है तो उसके लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। सो हमने देखो अब तक क्या किया था, एप्लीकेशन ऑफ गाउसेस लॉ पढ़ रहे थे। उन एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग हमने 3 एप्लीकेशंस पढ़े थे, लाइन चार्ज,
डाइलेक्ट्रिक शीट और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सो अब हम पढ़ेंगे कंडक्टर के बारे में। अब लेते हैं कंडक्टिंग प्लेट। इस कंडक्टिंग प्लेट के ऊपर जैसे पहले ही बताया कि जितना भी चार्ज अगर मैं डालती हूं तो वो चार्ज क्या होगा, उसकी सरफेस के ऊपर सारे का सारा आ जाएगा और अंदर चार्ज जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके अंदर जीरो होगा। सो इसके लिए क्या निकालना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। सो डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं कि मैंने क्या किया कि इसको फाइंड करने के लिए हमें गाउसियन सरफेस को इमेजिन करना पड़ेगा। सो गाउसियन सरफेस किस तरह की लेंगे, इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस लेते हैं। सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस भी कुछ इस तरह से लेंगे कि इसका आधा पार्ट जो होगा वो बाहर होगा इस कंडक्टर से और आधा पार्ट क्या होगा, इस प्लेट के अंदर होगा। और इनके तीन पार्ट जिस तरह से हम पहले करते थे S1, S2 और S3, उनके अकॉर्डिंग E और DS के अंदर एंगल देखना है और फिर हमें क्या फाइंड करना है, फाई के अकॉर्डिंग E का वैल्यू जो लास्ट के अंदर हमें देखना है। तीन सरफेस है इस सिलेंडर के अंदर, S1, S2 और S3। S1 जो सरफेस है वो क्या है हमारे पास, फ्लैट जो पार्ट होता है ऊपर वाला सर्कुलर पार्ट। S2 भी फ्लैट पार्ट सर्कुलर पार्ट जो अंदर है इस कंडक्टर के। और S3 जो है वो कौन सा है, कर्व पार्ट है। तो ये मेरे पास क्या है, एक तरह से हम कंडक्टर को मान के चल रहे हैं इसको। इसका जो गाउसियन सरफेस है वो किस तरह से बनाया जाएगा कि आधा तो इसके अंदर होगा और आधा क्या होगा, इस तरह से बाहर होगा। और ये ऊपर से भी क्या होगा, कंडक्टर बंद होगा। अब देखो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या माना था, तीन सरफेस मानते हैं, S1 और एक ये कर्व सरफेस है और एक बीच वाला जो फ्लैट सरफेस होगा। हमने ये बताया कि जब भी कंडक्टर के ऊपर एक्सेस चार्ज को डाला जाता है वो सारा का सारा चार्ज कहाँ पे चला जाएगा, इस बाहर की सरफेस पे चला जाता है। अंदर की सरफेस और अंदर जो चार्ज है वो क्या होता है, जीरो होता है। कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। सो अंदर वाला जो फ्लैट सरफेस है वो तो क्या है, फ्लक्स के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जो सरफेस है यहाँ पे पॉइंट था, इस पॉइंट पे E का वैल्यू क्या है, इस तरफ है और DS का वैल्यू भी क्या है हमारे पास, इसी तरफ है। सो सेम ही क्या होगी डायरेक्शन दोनों की, और जिसके अकॉर्डिंग थीटा का वैल्यू क्या बन जाता है, जीरो। और कर्व सरफेस की बात करें सो E इस तरफ था और कर्व सरफेस का DS किस तरफ होता है, ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर। ये जो है हमारे पास DS है, ये बनेगा उस E से 90 का एंगल। सो cos 90 जीरो हो जाएगा। सो कर्व सरफेस भी फ्लक्स के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करता। सो कौन सा सरफेस करेगा, ओनली ये जो सरफेस है ये कंट्रीब्यूट करता है। S1 के अकॉर्डिंग हमने अभी देखा कि S1 और S2 फ्लैट सरफेस के लिए E और DS का जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन है, तो थीटा आ जाएगा हमारे पास 0 डिग्री। और कर्व सरफेस की बात करें तो कर्व सरफेस के लिए E और DS जो है उनका एंगल बनेगा हमारे पास 90 डिग्री। सो ये वैल्यू बन जाएगी इसके अंदर cos 90 के लिए 0। सो ये वाला जो कर्व सरफेस है इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है पास नहीं होगा। और जो S2 सरफेस है इसकी बात करें तो ये सरफेस जो है वो कंडक्टर के अंदर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है। सो ये वैल्यू भी क्या बनेगी, फ्लक्स के लिए हमारे पास 0। तो सिर्फ एक ही कंट्रीब्यूट करेगा, S1 जो सरफेस है किसके अंदर, फ्लक्स के अंदर। सो ये वैल्यू बन जाती, ये दोनों बनेगी मेरे पास 0 0 E DS। E जो था हमने बताया था डिस्टेंस सेम है, सिग्मा सेम है। सो E का वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है, E कांस्टेंट है। इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। सो ये बनता है E DS। और DS जो आएगा वो है मेरे पास इसका एरिया, टोटल एरिया जिसको हम क्या लेके चल रहे हैं, A लेके चल रहे हैं। सो ये बनेगा EA। अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ फाई फ्लक्स जो है वो होता है समेशन Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और Q का जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगा इस सरफेस के अंदर का। Q की बात कर रहे हैं तो इस सरफेस के अंदर एरिया जो A है और चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, एरिया A है। सो Q का वैल्यू आ जाएगा सिग्मा इंटू में A बाय में एप्सिलॉन नॉट। बाय इक्वेशन 1 और 2 कंपैरिजन करें सो E का वैल्यू बनता है सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर फॉर्म होगा E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट n कैप। सो जो n कैप है वो है इस शीट के कंडक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। सो ये जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, n कैप। इसको एक अलग मेथड से भी देख सकते हैं, डिफरेंट मेथड है इसका कि इस तरह से मेरे पास दो प्लेट्स हैं, दोनों प्लेटों के ऊपर क्या है, ये कंडक्टर है। इसको मैं इतनी सी शीट मानूं एक, तो इस शीट को मैंने 1 मान लिया और इसको क्या मान लिया, 2 मान लिया। तो ये भी क्या है, एक तरह से एक सिंगल शीट माने। तो इसके अकॉर्डिंग दो पॉइंट्स लिए, एक P डैश और एक P। सो फर्स्ट के अकॉर्डिंग E1 जो होगा किस तरफ होगा, बाहर की ओर होगा।
तो ये बनेगा इसका E1 का डायरेक्शन। और इस P पॉइंट पर भी देखें तो E का डायरेक्शन क्या होगा इस प्लस के अकॉर्डिंग, बाहर की ओर। फिर इसको नहीं देखें, इस शीट के लिए देखें, इस पॉइंट के लिए देखें, सेकंड के लिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, P पॉइंट पर E2 जो होगा वो बाहर की ओर होगा और इस तरफ P डैश पर E2 जो होगा वो बाहर की तरफ होगा। तो देखो इसके अंदर जो है E1 और E2, देखो ये जो सिग्मा है जब वो सेम ले रहे हैं तो E1 और E2 का वैल्यू भी क्या रहेगा मेरे पास, सेम रहेगा। सो E1 और E2 सेम होंगे, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है, सो टोटल E जो बनेगा वो कितना बनेगा, 0। बट बाहर की बात करें तो ये दोनों जो E हैं वो सेम ही डायरेक्शन के अंदर है, ऐड हो जाएंगे। एक के लिए हमने पिछला टॉपिक किया था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, सो 2 के लिए, दूसरे के लिए भी कितना होगा, E2 भी कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनता है सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट। सो इस तरह से ये था हमारे पास कंडक्टिंग प्लेट के बारे में बात की थी। और जो पहले किया था वो क्या था, हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक शीट था या डाई इलेक्ट्रिक प्लेट थी, उसके अकॉर्डिंग था।